नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं मयूर परीख। जहां जहां शरद पवार रैली कर रहे हैं, जवाबी रैली कर रहे हैं अजीत पवार और उनके नेता। शरद पवार इन्होंने कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के बीड जिले में सभा को संबोधित किया था। अब उस सभा की जवाबी सभा जो है वो छगन भुजबल, अजीत पवार और धनंजय मुंडे समेत तमाम नेताओं ने मिलकर बीड़ में आयोजन किया। इस सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इस सभा में शरद पवार के बैनर पोस्टर भी लगे हुए थे। इस सभा में कई सारी बातें हुई, लेकिन कई बातें ऐसी हुई जो चौंकाने वाली भी थी। अपने भाषण के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने दावा किया कि शरद पवार ने एनसीपी के नेताओं को बीजेपी के साथ चर्चा करने के लिए भेजा था। शरद पवार ये चाहते थे कि बीजेपी के साथ मजबूत गठबंधन बने और इस पूरी चर्चा की बागडोर खुद शरद पवार ने अपने हाथ में रखी थी। यह पहली बार नहीं है कि जब शरद पवार पर ऐसे आरोप लगे हों, लेकिन यह पहली बार जरूर है कि शरद पवार की रैली के जवाब में जो जवाबी रैली हुई है उसमें सार्वजनिक रूप से शरद पवार के ऊपर इस प्रकार से कटघरे में खड़े करके आरोप पत्र लगाया जाए। अहम बात यह है कि छगन भुजबल ने जब शरद पवार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बात करना शुरू की तो कुछ एक कार्यकर्ताओं ने शोर मचाना भी शुरू किया। उन्हें यह कतई पसंद नहीं था कि शरद पवार को कोई खुले मंच से कोसे, लेकिन राजनीति में यह सब कुछ होता है। आखिर एनसीपी के भीतर यह जो गदर मचा हुआ है, क्या उसके मूल में शरद पवार खुद हैं या फिर छगन भुजबल ने मंच से जो भी कहा वो अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ दी है? आखिर माजरा क्या है? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक जयंत माइंडकर जी। जयंत जी, 4 PM में आपका स्वागत है। आपकी पहली प्रतिक्रिया हम ये चाहते हैं कि आखिर छगन भुजबल ने ये क्या कह दिया? सही कहा या फिर बस यूं ही शगुफा छोड़ दिया है? सही कहा या शगुफा छोड़ दिया वो छोड़ दो, लेकिन छगन भुजबल ने कुछ हद तक ऐसा कहा है जो जो आपने कहा कि बीड़ के लोग, कुछ लोगों ने उसके ऊपर हल्ला बोल किया, उनको अच्छा नहीं लगा। और ये छगन भुजबल वही है कि जिनको आज से करीब करीब 30 साल पहले शिवसेना से, जबकि मनोहर जोशी और छगन भुजबल इन दोनों में कंपटीशन हो रही थी और उस कंपटीशन में छगन भुजबल हार चुके थे और मनोहर जोशी जीत गए थे और वो विरोधी पक्ष नेता बन गए थे। तो उनको अपना हाथ, उन्होंने उनको हाथ दिया। जो आज हम बोले जा रहे देवेंद्र फडणवीस के बारे में कि वो विरोधी पक्ष नेता को अपने पास बुला लेते, एक जमाने में यही काम शरद पवार ने किया है। उन्होंने छगन भुजबल को अपने पास ले लिया और मिनिस्टर बना दिया। रही बात ये कि ये उन्होंने सही कहा है या नहीं, तो ये आरोप शरद पवार के ऊपर 2019 से ज्यादा हो रहा है, जब से जिसको बोलेंगे 3 दिन की या 80 घंटे की सरकार अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ बनाई थी और एक प्रकार का अविश्वास का वातावरण शरद पवार इस व्यक्ति के बारे में 1978 से, जब से उन्होंने वसंतदादा पाटिल की सरकार गिराई थी और खुद चीफ मिनिस्टर बन गए थे,
तब से लेकर उनके बारे में एक अविश्वास का वातावरण है। और जो इसकी वजह से बेसिक उनके ऊपर जो आरोप किए जाते हैं वो इसीलिए कि जब आपने वो किया था तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी क्या किया ये कुछ नहीं देखा जाता, आपने अगर वो किया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये उनका आरोपों का बेस रहता। ये भी बात कुछ हद तक ऐसी बोली जाती है कि 2019 में जो 3 दिन की सरकार बनी थी देवेंद्र और अजित पवार की, उसके पहले भी नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मीटिंग हुई थी, मटेरियलाइज नहीं हो रहा ऐसा एक बोला जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा कहना यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शरद पवार बीजेपी के साथ जाने से हिचकिचा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल बात यह है कि उनकी जो एक सेक्युलर करके जो एक इमेज है, जो बार बार कल उन्होंने कहा मैं नेहरू पटेल गांधी का फॉलोअर हूं, जो उन्होंने एकदम जो उन्होंने एक गलती की थी, सुबह कुछ कहा और 4-5 घंटे बाद उन्होंने विड्रॉ किया, हमने जिसके ऊपर एक डिस्कशन भी किया था, आपको तो याद ही है। तो वो गलती करने के बाद और उसको संभालने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नेहरू और पटेल और गांधी का फॉलोअर हूं। तो वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुत्व फोर्सेस के साथ अपना नाम जुड़ा रहे। लेकिन मैंने आप ही के चैनल पे डिस्कशन में बिल्कुल क्लियर कट कहा था, जबकि नेहरू गांधी परिवार को डैमेज करने की अपॉर्चुनिटी आती है तो यही शरद पवार हाथ में आए हुई हर अपॉर्चुनिटी, चाहे वो बीजेपी ने दी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट ने दी हो, किसी ने भी दी हो, लेकिन अगर इससे नेहरू गांधी परिवार को डैमेज होता है तो उनके साथ जाने के लिए तैयार है। और मैंने आप ही के चैनल पे बोला था कि 1999 में जो फॉरेन ओरिजिन का मुद्दा था उसको शुरुआत किसने की थी, तो मेरे सबको पता है शरद पवार ने की थी। उसको बढ़ाया किसने, तो हम सब जानते हैं। फिर वो उमा भारती है, सुषमा स्वराज है, जिसने बोला था कि मैं मुंडन कर लूंगी वगैरह वगैरह, वो बढ़ाने वाली बात है। लेकिन शुरुआत किसने की, तो जहां जहां उनको ऐसा लगता है कि नेहरू गांधी परिवार को डैमेज करना है तो डेफिनेटली उन्होंने बीजेपी की मदद ली है। अब 2000 हम आते हैं 2019 के ऊपर। अगर शरद पवार को जाना होता तो 2017 में जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ तब जा सकते थे, तब नहीं गए। 2022 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो तब नहीं जा सकते। यानी इसका मतलब यह है कि उनको जाना नहीं था। तो ये जाना किसको था, तो जाना उसी को था, वो गया। और जाना उसी को इसलिए था क्योंकि वो ये चाहता था कि चाचा जी अब आप है नंबर 1 तो मुझे नंबर 2 तो बनाओ। लेकिन चाचा जी ने जब अपनी बेटी को नंबर 2 बनाया और इनको जब नंबर 3 यानी केवल स्टेट प्रेसिडेंट भी बनाने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी और 40 लोग लेके निकल गए। अब हम एक एक देखेंगे कि बीड़ की सभा में यही भुजबल, जिनके ऊपर जबकि शिवसेना ने, जब शिवसैनिक उनके ऊपर पथराव कर रहे थे तब उनको प्रोटेक्शन शरद पवार खुद सीएम थे, उन्होंने दिया था। आज वो भुजबल जिस प्रकार से बरस रहे पवार के ऊपर, वो बोल रहे कि आप दादा कौन के, सबको पता है मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार कॉमेडियन, जिनको हम डबल मीनिंग जब बोलते हैं कि एक ही शब्द का एक अश्लील मीनिंग बनेगा और एक अच्छा भी मीनिंग बनेगा, तो ये डबल मीनिंग वाले। तो इन्होंने, भुजबल साहब ने बोला है कि पवार साहब आप डबल मीनिंग की बात कर रहे हैं, यहां तक उन्होंने पवार साहब को बोला है। अब ये सब इसके लिए हो रहा है कि शेर बूढ़ा हो चुका है, बस बाकी कुछ नहीं है, शेर बूढ़ा हो चुका है। और ये कुछ चीजें ऐसी रहती कि जैसा अजित पवार ने भी बारामती में कहा था कि कुछ चीजें मैं बोल नहीं सकता कि 2004 में मुझे क्यों नहीं सीएम बनाया गया, मैं कुछ चीजें बोल नहीं सकता कि 2019 में भी मुझे क्यों नहीं बना दिया। इसको बिटवीन द लाइन्स हम और आप जैसे लोग खुलेआम बोल देते कि पवार साहब को तो अपनी बेटी को ही, अगर बनती है एनसीपी की तो उनको अपनी बेटी को बनाना था और अपनी बेटी के रास्ते में उनको अपने भतीजे को लाना नहीं था, इसके लिए उन्होंने नहीं बनाया। हम तो सीधा बोल देंगे, बिटवीन द लाइन्स हम सीधा लेके आएंगे। अब यहां बात सीधी आती है
कि अब पवार साहब ने ये सब किया है उनके हाथ में, ना वो 40 एमएलए है और ना ये गुस्सा भी है, ये और ये सब भुजबल और सब लोग उनके ऊपर बरस रहे। लेकिन एक बात मुझे 1982 से 84 की याद आती, जबकि यशवंत राव के बारे में भी यही बात हुई थी। उनके बारे में उनको शरद पवार साहब ने छोड़ दिया था अकेले, जबकि शरद पवार सिर्फ 40 साल के जवान थे। उन्होंने उनको छोड़ दिया था, समाजवादी कांग्रेस में रहे थे, यशवंत राव कांग्रेस आई में चले गए थे। लेकिन यशवंत राव के खिलाफ बोलने की किसी क्लाउट था। तो आज जो आप बोल रहे हैं कि बीड़ की सभा में शरद पवार साहब के खिलाफ बोलने के लिए जैसे ही बोला गया तो नारे आए, क्योंकि वो जो क्लाउड यशवंत राव का है था 1982 से 84 तक, आज वो क्लाउड शरद पवार का है। लेकिन हम दूसरी ये बात इसमें सोचेंगे कि उस वक्त जनता जो है चुपके से किसके पीछे थी? शरद पवार के पीछे थी। उनको पता था कि अभी यशवंत राव तो उनकी उम्र हो चुकी है, अब 83 इयर्स के हो चुके हैं, उनकी उम्र ढल चुकी है, उनको कितने डिसीजेस है वो सब हम मीडिया में आते रहते। इस माहौल में बारामती से लेके बीड़ तक, हाँ उसमें जैसे वो आपने कहा कुछ लोगों ने प्रो शरद पवार घोषणा की होंगी, लेकिन सभी एरिया के एमएलएज ने और लोगों ने सपोर्ट किया है यंग अजीत पवार को। और ये एक प्रकार से 82 में जो हिस्ट्री हुई थी उसका 40-41 साल बाद मेरे हिसाब से सिर्फ रिपीटेशन हो रहा है। आप रिपीटेशन कह रहे हैं, लेकिन एक तर्क ये बन रहा है जिसको खुद शरद पवार साहब ने कई जगहों पर कहा था कि मुझे ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए, यानी कि महाविकास आघाड़ी बनाने के लिए ये बात साबित करना जरूरी था शिवसेना के मन में कि बीजेपी ये क्रेडिबल पार्टनर नहीं है। और यही साबित करने के लिए उन्होंने ध्वनि मत के दौरान शिवसेना के खिलाफ जाके बीजेपी की सरकार को टिकने में मदद की, नंबर 1। नंबर 2, ये 2014 की बात आप कर रहे हैं। नंबर 2, 2000 सोनिया गांधी जो है उनके साथ मीटिंग करने वक्त नरेंद्र मोदी के साथ भी मीटिंग कर दी, ये बताने के लिए कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने जो तर्क शरद पवार साहब दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि मुझे शिवसेना को और कांग्रेस को दोनों को ये बात महसूस करवानी थी कि अगर आप हमारे साथ में लंबे गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं कहीं भी जा सकता हूं, के साथ जाएंगे। और ये जो कुछ भी हमने किया वो बहुत सोच समझ कर किया। क्या कहेंगे इस पर? मैं इससे भी आगे जाके आपको 2014 की एक थोड़ी सी बात बताता हूं, शायद आपको पता होंगी ही। ये बात है 2014 में 43-41 क्या मेरे ख्याल से, या 42 और ऐसे कुछ तो भी, ये 43-44 नहीं 43 कांग्रेस थी और 41 मेरे ख्याल से एनसीपी थे, हाँ, और 64 शिवसेना थी और 122 देवेंद्र के साथ थे। और उसको जो अपने वो जो टर्निंग पॉइंट है जो प्रफुल्ल पटेल ने अनाउंस किया था, जो शरद पवार ने अनाउंस नहीं किया था, हालांकि अनाउंस कोई भी करे उसको शरद पवार का आशीर्वाद है, ये तो मैं मानता हूं, क्योंकि तुम्हारे घर में बैठ के अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है तो ऐसा कोई मानेगा क्या? तो नेचुरली इनके घर में बैठ के अगर अजीत प्रफुल्ल पटेल ने बोल दिया कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं या बॉयकॉट करेंगे, सो नेचुरली उसको शरद पवार का आशीर्वाद था, हम मान जाएंगे, वो तो बात छोड़। लेकिन उसी वक्त एक राजनीति बन रही थी और इस राजनीति में कांग्रेस के माजी प्रदेशाध्यक्ष, उस वक्त के प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे, जो आज तेलंगाना के इंचार्ज हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे बीजेपी से नाराज चल रहे थे, वो कब से प्रतिभा पाटिल के इलेक्शन से, प्रतिभा पाटिल के वक्त भी बीजेपी को सपोर्ट पहली बार
उस वक्त उन्होंने दिया था क्या? तो नहीं, जब खुद मिलने आई प्रतिभा पाटिल तब दिया था, लेकिन वह उद्धव और बीजेपी में वैसे नाराजगी चल ही रही थी। नितिन गडकरी से भी उनका जमता नहीं था। तो उन्होंने बोले रात को फोन किया, कैसा करेंगे? तो माणिकराव ठाकरे ने उनको जवाब दिया। तब तक ये अपना देवेंद्र फडणवीस का ओथ टेकिंग सेरेमनी भी वानखेड़े स्टेडियम में बड़े पैमाने पे हो चुका था। तो उन्होंने इतना ही कहा, एक काम करेंगे, हमारी ओर से हम वर्षा गायकवाड़, जो अभी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा है, मैं नाम लेके पूरा बोलता हूं, जो अभी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा है, अभी क्या होगा, अभी स्पीकर का सबसे पहले चयन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम स्पीकर के लिए वर्षा गायकवाड़ का नाम प्रपोज करेंगे और हम उसमें तीनों पार्टीज मिला के बीजेपी के कैंडिडेट को गिराएंगे। वेरी सिंपल है, लॉजिक बहुत अच्छा था। उसके बाद हम तीनों बैठेंगे और फिर नई सरकार बनाएंगे। ये बात हुई और अपने अपने घर चले गए। रात को मिडनाइट को उद्धव ठाकरे का फोन आया, माणिकराव ठाकरे को। वो हमको प्राइम मिनिस्टर साहब की ओर से फोन आया था, तो वी आर सॉरी, वी आर गोइंग विद बीजेपी, दिस इज द रियलिटी। तो यानी तीन पार्टियों का अलायंस जो 2019 में मटेरियलाइज हुआ, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, रिक्शा बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं, इसकी शुरुआत क्या शरद पवार ने ही की थी? नहीं, उसके पहले भी इसके ऊपर मंथन हुआ था 2014 में। मटेरियलाइज क्यों नहीं हुआ, इसका सिंपल आंसर ये है, उस वक्त सीएम कौन बनते था? ऑब्वियसली उद्धव, क्योंकि उनके पास 64 थे। डेप्यूटी सीएम किसका बनता था? हाँ, डेप्यूटी सीएम किसका बनता था? कांग्रेस का, क्योंकि नंबर 2 पे वो थे। राष्ट्रवादी को क्या मिलता था? कुछ नहीं करके यही बात। और शरद जी जो है, जो 1978 से हम शरद पवार को जानते हैं, हमारा क्या है इसमें? हमारा फायदा है तो हम फील्ड में आते। शरद पवार को ये पता लगा, मेरा क्या, अगर हाँ, नहीं तो मुझे क्या, मैं चला गया। तो ये शरद पवार को पता था कि इस इक्वेशन में ये बहुत अहम बात बोल, क्योंकि आपने जो अभी ये टॉपिक निकाला, मैंने आपको बोला कि 14 में क्यों नहीं हो, इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। और ये स्टोरी ये है कि वो मटेरियलिस्ट कौन बनता था कांग्रेस का? तो हो सकता है राधाकृष्ण विखे पाटिल बनता था, जो बाद में बीजेपी में आ गए, क्योंकि वही विरोधी पक्ष नेता थे। उद्धव ऑब्वियसली सीएम। और क्या अजित पवार को स्पीकर बनाया जाता था? क्या अजित पवार स्पीकर बनना एक्सेप्ट करते थे? और क्या राधाकृष्ण विखे पाटिल, जिनका और शरद पवार का बिल्कुल जमता नहीं है, क्या शरद पवार राधाकृष्ण को डिप्यूटी सीएम करके एक्सेप्ट करते थे? हम आप समझ सकते हैं कि ये हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। तो एक सवाल यह है जो शरद पवार को पूछना चाहिए कि आपने जो 2019 में किया वो 14 में भी बन सकता था, क्यों नहीं किया आपने? ये रियलिटी है। ये क्यों नहीं पूछा गया हमारे दिग्गज पत्रकारों ने जो वहां फील्ड में पवार साहब पूछते थे? ये पूछना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह ये है कि डेप्यूटी सीएम हमको मिलने वाला नहीं था, इसके लिए वो नहीं गए। ये रियलिटी है। अच्छा, तब तो नहीं मिलने वाला था जब ये अब बीच में बीजेपी और सेना के रिलेशंस 2017 तक बहुत खराब हो गए। एक बात चली थी कि चलो किसी को डेप्यूटी सीएम बनाया जाए। इसके बारे में मैंने आपके चैनल पे बोला है। नाम जब आया तो उद्धव साहब ने बोला कि सुभाष देसाई को बनाए, एकनाथ शिंदे गए, अगर कोई बनेगा तो मैं ही बनूंगा। उद्धव साहब ने वो ये रोक रख दिया। 2019 में उद्धव ठाकरे ने सीधा बोल दिया, ये जो हम बताते हैं ना कि बीजेपी ने ऐसा किया या सेक्युलरिज्म, ऐसी कोई बात नहीं है। इन वन सेंटेंस उद्धव ठाकरे ने बोला, देवेंद्र जी आपको 5 साल मिले, अभी जो 5 साल मिले हैं वो 2.5 बांट लो। सिंपल। ये एक सेंटेंस को एक्सेप्ट करो, आई एम विथ यू। हम हिंदुत्ववादी है। तो बाला साहब जैसे हिंदुत्ववादी कोई था? बाबरी गिर गई तो हमको प्राउड है बोलने वाला? हमारे जैसे आदमी हिंदुत्ववादी कोई है? कोई नहीं। लेकिन ये सेंटेंस देवेंद्र ने माना नहीं। बीजेपी हाईकमांड बोली नहीं देना,
अगर अलायंस सेना बीजेपी अलायंस टूटा है तो सिर्फ ये एक लाइन के ऊपर टूटा है कि जाओ 2.5 साल नहीं देंगे, फिर तो उद्धव जय अड़ के बैठे नहीं। छगन भुजबल जब ये सारी बातें करते हैं तो क्या वो शरद पवार इनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं? ये तो बात सही है, जब ही जिनको हमने ऐसा हाथ पकड़ के आगे चलाया, आगे बढ़ाया, मैंने जैसे 2 नाम लिए, तो दिलीप वलसे पाटिल का नाम लिया और छगन भुजबल, इनको दोनों को कहां से कहां उठाया, तो ये तो बात सही है। अगर यही यानी घर का भेदी लंका ढाए जैसा कोई एक जो कहावत है, हमारे हमारे यहाँ हिंदी में जो जो भी है, तो वो तो होना ही है। छगन भुजबल यार, आपने आपने जहां बैठ के 30 साल रहे, आप तो उसके यानी जिसको बोलते हैं अंग अंग को जानते होंगे। फिर अब जब आप बोलेंगे तो नेचुरली उनके ऊपर तो अटैक होगा ही। तो वो तो भुजबल जितना बोलेंगे, और तब यानी सबसे बुरी बात क्या है, भुजबल बोलते हैं और अजीत उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लेता। कुछ हद तक ऐसी बात है कि अपने ही बारे में बुरा बोला जा रहा है, लेकिन घर का जो प्रमुख है वो शांत बैठा है। इसको मेरे हिसाब से पॉलिटिकल लैंग्वेज में और लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है साइलेंट अप्रूवल। अजीत इतने बुरे भाषा में, समझो छगन भुजबल शरद के बारे में बोलते हैं, और उनके भतीजे जिनको 3-4 बार डिप्टी सीएम बनाया गया, ऐसे अजीत पवार शांत है, इसका मतलब है उनको उनका बिल्कुल ही एक्सेप्टेड, उनको वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो जाए, लेकिन वो खुद नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए वो भुजबल की ओर से कह रहे कि जाओ साहब आप बोल दो, हम चुप रहे। ये रियलिटी है। अजीत पवार को जब पूछा गया कि शरद पवार ने ऐसा ऐसा कहा था, उन्होंने कहा नो कमेंट्स। वो अवॉइड कर रहे हैं चाचा भतीजे का वॉर, जैसा हमने राज ठाकरे को भी बोला। राज ठाकरे को हम कभी भी बोलते थे कि बाला साहब ने आपके बारे में ये कहा, तो वो बोलते थे नहीं, उनके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, कि वो एक रिस्पेक्टेड। हाँ, उद्धव के बारे में मैं कमेंट करूंगा, उनको कुछ भी जवाब दूंगा। तो ये वही करे अजीत पवार। मैं शरद जी के बारे में, चाचा के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आपके बाजू में बैठ के जब भुजबल ऐसा इतने बोल रहे हैं तो आपको कुछ उनको रोकना चाहिए। आप रोकते नहीं है, इसका मतलब है आपका उनको सपोर्ट है, बस। जी 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 जयंत जी, आपने बहुत ही डिटेल में बात की और न सिर्फ विषय बल्कि उस विषय के साथ जुड़े हुए अन्य मामलों पर भी अच्छा खासा प्रकाश डाला, और हमारे इस शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कुल मिलाकर छगन भुजबल एक के बाद एक शरद पवार पर तीर चलाए जा रहे हैं। अजीत पवार चुप बैठे हैं। कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी बाहर आ रही है उससे शरद पवार इनकी क्रेडिबिलिटी इंडिया में पहले के मुकाबले ज्यादा कम हो रही है। देखना यह दिलचस्प होगा कि मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक में शरद पवार इन सारी बातों को खत्म करने के लिए कौन सा बयान देते हैं और कौन सा दाव चलते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।